हेलो तो साथियों, एक और इतिहास रचने के लिए आपके बीच में फिर वापस उपस्थित हो चुके हैं हम, क्योंकि हमने सैयद वंश से पहले 1414 से पहले किस वंश ने किस प्रकार से शासन चलाया गया वो तो पहले हमने सीख लिए। बट अभी इनके बारे में वैसे कुछ गहरी जानकारी नहीं सीखी थी। तो सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक चलता है। तो बिना समय गवाए हुए हम सीधे पढ़ने की ओर रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये मेंस के प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला वीडियो है। तो देखते हैं कहाँ से आपके क्वेश्चन उठने वाले हैं। पहला, 1398 में दिल्ली की सेना को पराजित करने के उपरांत तैमूर के खिलजी खान को सुल्तान के शासक नियुक्त किया गया है। जब 1398 में सेना को पराजित करने के उपरांत तैमूर के खिलजी खान को मुल्तान का शासक नियुक्त किया, उनके बाद में फिर उनको मुल्तान का शासक नियुक्त करने के बाद में खिलजी खान ने सुल्तान को दौलत खान को पराजित कर सैयद वंश की स्थापना की। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, तो इसका नाम खिलजी खान के नाम से जाना जाता है, दौलत खान को पराजित करके। अगर प्रश्न आपसे अगला पूछा जाता है, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रायत ए आला से ही संतुष्ट था। उसने कोई उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि वो रायत ए आला से ही संतुष्ट था। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न हमेशा उठा जाता है और उठते भी रहते हैं। मुबारक शाह के लेखक या सिरहिंजी का दावा करते हैं, वो उनके मन से दावा करते हैं, क्योंकि इतिहासकार में बहुत सारे शासक ऐसे भी हुए आधे अधूरे पागल, तो उनने अपने मन से जो बना दिया, एग्जामिनर उसी बात को मान लेते हैं और देश विदेश देश दुनिया यानी सब लोग उसी को मानते। तो क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकता है। सैयद वंश का संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज था, क्योंकि माना जाता है, इतिहास बता रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज था। सैयद वंश जो था वो पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज था, क्योंकि हमने तो कोई देखा नहीं, ये बात इतिहास में बता रखा है और इतिहास इस बात का गवाह है, तो हम मानना पड़ेगा। देखते इसके बारे में। हिज्र का सैयद शासन का सबसे सक्षम शासक था, यानी छोटा। हिज्र की मृत्यु के पश्चात मुबारक शाह 1412 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1445 क्रमशः दिल्ली की गद्दी पर बैठे। इन शासकों ने कट्टेहर, बदायूं, इटावा, पटियाली, ग्वालियर की क्लाम्पी, नागौर और मेवात जैसे विद्रोही क्षेत्रों को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि ये विद्रोही क्षेत्र माना जाता है। जैसे ग्वालियर, इटावा, बदायूं और पटाली, नागौर, मेवात, ये इनकी नज़र में विद्रोही क्षेत्र माना जाता, तो इनको नियंत्रित यानी इनको रोकने का काम इनने किया। किंतु कुलीन वर्ग के षड्यंत्र के चलते ऐसा ना कर सका। जो कुलीन पहले से चला आ रहा था, कुलीन वर्ग यानी गांव के जो कुछ बड़े बड़े और या फिर शहर के। सन 1445 में आलम शाह गद्दी पर बैठा। फिर दूसरा बनता है कि आलम शाह कब गद्दी पर बैठा, तो आलम शाह 1445 में गद्दी पर बैठा। एकदम निकम्मा सुल्तान साबित हुआ। आलम शाह के वजीर हमीद खान ने बहलोल लोदी को सैन्य अध्यक्ष बनाने के लिए आमंत्रित किया था, यह महसूस करने के उपरांत कि अब वह अधिक समय तक सुल्तान न रह सकेगा। आलम शाह बदायूं भाग गया।
तो इन्होंने आलम शाह फिर गद्दी पर बैठा, क्योंकि वो निकमा ने ये बात पहले से साबित कर दी थी कि ये ज़्यादा दिन तक खिजर खा अब ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, इसलिए फिर उनको गद्दी पर बैठना पड़ा। चलते अगले की तरफ। तो लोधी वंश तथा सल्तनत का पुनर्गठन। फिर जो वो बदायूं बाग चलते हैं, फिर उसके बाद में आगे 1451 से 1426। अब लोधी वंश का ये अंतिम शासन और इसका पुनर्गठन किस तरीके से होता है, किस तरीके से इनका कैल बकेर होता है और ये किस युद्ध में कौन पराजित कहाँ पे होता है। कुछ सरदारों की मदद से बहलोल लोधी ने सेना का कार्यभार संभाला। कुछ सरदारों यानी पहले जो आसपास के जो सरदार हुआ करते थे, उन सरदारों की मदद से 1451 से 1484 तथा सुल्तान बन गया। जो बहलोल लोधी है वो कुछ सरदारों की मदद से 1451 से 1448 तक यानी ज़्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए वो सुल्तान बन गया। इस प्रकार उसने लोधी वंश की फिर वापस से नींव रख ली, यानी उनने फिर वापस लोधी वंश को खत्म होने नहीं दिया। अफगान के शासक थे। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक तथा प्रथम अफगानी शासक थे। अगर माना जाता है, प्रश्न में ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, लोधी वंश के अफगान के प्रथम शासक कौन थे या फिर दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक कौन थे, तो आखिरी शासक लोधी, बहलोल लोधी। लोधी वंश का इनका पूरा नाम है बहलोल लोधी। ये 1451 से नहीं सॉरी 1451 से 1484 के बीच में इन्होंने शासन का कार्यभार संभाला था, बहलोल लोधी। फिर बढ़ते आगे। मुल्तान बहलोल लोधी सूक्ष्म सेनापति थे। वह इस सत्य से भली भांति परिचित थे क्योंकि उनको इस बारे में सत्य इस बात का भी पता था पहले से कि सल्तनत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अफगान कुलीनों के आवश्यकता पड़ेगी। अगर अपन ने सत्ता पर अपना नियंत्रण कर लिया तो भाई और की भी तो जरूरत पड़ेगी। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि अपन ने ही शासन कर लिया और उसके बाद में अपन ही पूरे शासन को चलाते रहेंगे, तो इसमें और की भी ज़रूरत पड़ती रहेगी। अब देखते हो इसमें और का क्या योगदान रहता है उस कुलीन वर्ग का। तो कुलीन वर्ग फिर बोलते हैं वापस, अफगान अमीर सुल्तान की अपेक्षा करते हैं। वापस ये बोलते हैं कि जो अफगान जिसने इनने शासन कर रखा, ये कुलीन वर्ग की अपेक्षा करते हैं। इनकी सोच थी कि भाई इनकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, और ये बोलते हैं कि हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि उनके साथ पूर्ण शासक के बजाय सम्मान सहयोगी जैसा बर्ताव करे। भाई दोनों का आपसी मतभेद है, उनकी भी सहायता लक्ष्य सिद्धांत है, इनकी भी सहायता लक्ष्य सिद्धांत है, तो दोनों एक जैसा सहयोगी का बर्ताव महसूस करें। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहलोल ने स्वयं घोषणा की, क्योंकि जब उनका भी मत हो गया, इनका भी मत हो गया, दोनों का मन एक जैसा हो गया, तो फिर बहलोल लोधी ने खुद स्वयं ने घोषणा की कि वह सुल्तान नहीं है, बल्कि उनका अफगान साथियों में से एक है। ना तो लोधी गद्दी पर बैठा है, ना ही उसने अपने दरबार में अमीरों के खड़े होने पर जोर दिया है। उसके लंबे शासनकाल के लिए ये नीति कारगर रही तथा उसे शक्तिशाली अफगान अमीरों द्वारा किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो बाहरी आक्रमण हुआ करते थे वो उनके जो आसपास के स्थानीय उनके दोस्त यार वार जो उनके विरोधी उनके पक्ष में आ गए, तो वो बहुत दिनों तक शासन करता रहा और शक्तिशाली एक अफगान बन गया। फिर देखते आगे क्या होता है। दोआब मेवात
के विद्रोही बेलोर लोदी ने सफलतापूर्वक दमन किया। फिर इनने अपनी कूटनीति का फिर पालन करता रहा। बेलोर लोदी ने सफलतापूर्वक दोआब और मेवात इन दोनों पर, जिस पर पहले सैयद वंश के वो कंट्रोल कर रहे थे, नियंत्रित कर रहे, उस पर इसने आक्रमण कर दिया। अब ये सफलतापूर्वक दमन मतलब आक्रमण करना। सन 1476 में उसने जौनपुर के सुल्तान को पराजित कर दिया, कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। जब जौनपुर के जो शासक थे, उन शासक को परास्त करके 1476 में जौनपुर को, यह मेन इम्पोर्टेंट, जौनपुर को कब परास्त किया गया, किसके द्वारा किया गया, प्रश्न ये भी पूछा जाता। बेलोर लोदी द्वारा किया गया 1476 ईस्वी में। कालपी तथा धौलपुर के शासकों को भी ये दिल्ली साम्राज्य का अंग बनाने में सफल रहा। इनने फिर उसके बाद में जौनपुर में सत्ता स्थापित करने के बाद में दिल्ली में अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद में कालपी और धौलपुर के शासक को भी ये दिल्ली साम्राज्य का अंग बनाने में सफल रहा। हालांकि वह बंगाल, गुजरात और दक्कन प्रदेशों को जीत ना सका, क्योंकि उसका मत था कि बंगाल में भी चला जाऊँ मैं, दक्कन में भी चला जाऊँ मैं, इन प्रदेशों को न जीत सका। फिर देखते आगे उनकी कथा क्या होती है, यानी उनका इतिहास क्या बनता है। बेलोर लोदी की मृत्यु के उपरांत सिकंदर लोदी, जब फिर बेलोर लोदी की मृत्यु हो जाती 1489 में, उसके बाद में 1489 से 1517 गद्दी पर बैठता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गैर मुस्लिमों के प्रति सहनशील नहीं था, क्योंकि जो उनके पास वाले जो गैर मुस्लिम थे उनके प्रति वो सहनशील, उनको आपसी मतभेद, जिस तरीके से बेलोर लोदी ने अपने अफगानों को आपस में मिलाने की घोषणा की थी कि मैं कोई शासक नहीं हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं तुमको खड़े नहीं होने दूंगा मेरे दरबार में, आप जहाँ पे मैं बैठूंगा आपको भी वहीं पर विराजने का अधिकार है। तो मतलब ऐसी सहनशीलता सिकंदर लोदी के मन में नहीं थी गैर मुस्लिमों के प्रति। उसने जजिया कर गैर मुस्लिमों पर दोबारा से लगाया था, क्योंकि उनका मत था अफगानों का कि जजिया कर उन पर नहीं लगे, पर उसने जजिया कर मुस्लिमों पर भी लगा दिया था, जो कि ये उनकी नज़रों में, अफगानों की कुछ कुलीन शासकों की नज़रों में गलत था। सिकंदर लोदी मुल्तान की सर्वोच्चता में विश्वास रखता था। उसने दरबारों और अमीरों को दोबारा से में सुल्तान के प्रति आदर्शित दर्शाने को विश्वास किया, क्योंकि वो सोचता कि मैं ही एक सर्वोच्च हूँ। उन्होंने सबसे प्रथम इस पर विश्वास किया कि मैं एक सर्वोच्च हूँ। उसने सरदारों और अमीरों में सुल्तान के प्रति आदर दर्शाने को विवश किया, क्योंकि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई आदर्श, कोई दर्शन नहीं है। इनकी सोच पूरी बेलोर लोदी से हट कर थी। देखते फिर आगे। सुल्तान के प्रति दरबार के बाहर उसने लड़ाई से बर्ताव किया, यानी उनका जो दरबार था उस दरबार के बाहर उन्होंने लड़ाई से बर्ताव किया। उसने बिहार, धौलपुर, नारवाज, ग्वालियर और नागौर के कुछ हिस्सों को दिल्ली सल्तनत का दोबारा से हिस्सा बना लिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि धौलपुर, नारवार, ग्वालियर, नागौर के कुछ हिस्सों को दिल्ली सल्तनत का भी फिर वापस से उसने उसकी नज़रों में हिस्सा मान लिया था। देखते हैं आगे क्या बोला जाता है। सन 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसके सरदारों ने इब्राहिम लोदी को सुल्तान बनाया, क्योंकि यहाँ पे जब बेलोर लोदी की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर लोदी को मृत्यु बनाने का वो न्योता देते हैं। तो वो 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती, उसके बाद में कुछ सरदारों के सहयोग के द्वारा इब्राहिम लोदी को सुल्तान बनाए, क्योंकि ये भी कट्टर विरोधी शासक हुआ करता था। जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद में इब्राहिम लोदी फिर वापस सत्ता में आते हैं 1517 में। अब 1517 से ये 1526 तक चलती है
1526 में इनका टट्टा बार बकर जाता है, बाबर आ जाता है। उसका साम्राज्य शासनकाल विद्रोहियों का काल साबित हुआ, क्योंकि जब 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है, सिकंदर लोदी के पश्चात जब इब्राहिम लोदी कुछ सरदारों द्वारा वापस अपने राजपक्षियन सत्ता में आता है, तो जो काल माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार, तो वो उसका काल साबित होता है। पहले उसके भाई जलाल खान ने विद्रोह किया, क्योंकि पहले तो उसके ही ऊपर खुद उसके भाई जलाल खान ने विद्रोह किया। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने उसे मरवा दिया, क्योंकि उसके भाई ने उनके ऊपर विद्रोह किया पहले नंबर पे। जब वो सत्ता पे आया तो उसके भाई को उसने मरवा दिया। ठीक है। बिहार ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पंजाब के शासक दौलत खां, जो पंजाब का राजा था, दौलत खां ने भी विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अब जिस तरीके से इसने बिगुल बजा दिया था, उसी के तरह सुल्तान के व्यवहार ने भी असंतोष उत्पन्न कर दिया था, क्योंकि इन स्थिति को देखते हुए सुल्तान ने कि भाई ये तो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, अगर इनको जवाब नहीं दिया जाएगा तो ये तो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। जिस तरीके से बिहार के सुल्तान ने और पंजाब के ने बिगुल बजा दिया था, तो उनने भी असंतोष व्यक्त कर दिया। असंतोष दौलत खान ने काबुल में बाबर को, जब इनने असंतोष व्यक्त किया तो दौलत खान ने काबुल में बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर को किसने किया, ये यहाँ से क्वेश्चन उठा जाता है, और हर बार स्टूडेंट क्या है कि गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि भारत में आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? बाबर को भारत में आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? ये भी तो दौलत खान ने काबुल यानी अफगानिस्तान की राजधानी जो हुआ करती थी, अभी तालिबान द्वारा हड़प ली गई, में बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना जाता है। दौलत खान ने बाबर को काबुल पर आने की आक्रमण करने का न्योता दिया गया था। फिर होती है उधर से बाबर की चढ़ाई। जब उसको आमंत्रण मिल जाता है, आमंत्रण मिलने के बाद में वो स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने के बाद में वो बढ़ते हैं अपने काबुल की तरफ। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। प्रश्न यही बनता है कि बाबर ने 1526 के जो प्रथम पानीपत के जो युद्ध हुआ था उसको 1526 के रूप में जाना जाता है, तो इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। सल्तनत के अंत की व्याख्या करते हुए विद्वान का कथन है, यहीं से इब्राहिम लोदी और लोदी वंश की नींव समाप्त हो जाती, फिर नई नींव चालू होती है। इतिहास ही पूरा नया लिखा था। तो इनके बारे में कुछ सल्तनत के बारे में विद्वान अपना मत देते। दिल्ली सल्तनत ने सन 1992 में तराइन के प्रथम युद्ध से जन्म लिया, क्योंकि ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराइन के प्रथम युद्ध से जन्म लिया। अपनी आखिरी सांस पानीपत के मैदान में कुछ मील दूर 1526 में अपनी आखिरी सांस ली। ये इस बात को इतिहासकार बताते हैं कि तराइन के जो प्रथम युद्ध थे उसमें इनका जन्म हो चुका था, क्योंकि ये वहाँ से जीत चुके थे 1192 में। वहाँ से जीतने के बाद में जो वहाँ से जन्म लिया और अपनी आखिरी अंतिम विदाई 1526 में कुछ मील तक पानीपत के युद्ध में लेते हैं। देखते आगे इनसे संबंधित क्वेश्चन। अफगान अभिजात्य वर्ग का समर्थन करने के लिए बेहलत लोदी की क्या नीति थी? तो बेहलत लोदी की एक ऐसी नीति थी, कुछ अपने सरदारों के माध्यम से वो सत्ता पक्ष में आया था, और वो आया था 1414 से लेकर 1484 तक।
और वो अपने सरदारों के माध्यम से बहुत ज़्यादा दिन तक सत्ता में टिका और अपने कुछ अफगानों को उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर कर आमंत्रित किया कि मैं कोई सरदार नहीं हूँ। इस तरीके से उनने अपनी बात को विनम्रतापूर्वक रखा और पूरे अफ़गान का सहयोग लिया, अफ़गान ने उनका सहयोग लिया। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा दिन तक अपने पक्ष और सत्ता पक्ष में टके रहे। उसके बाद में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है, यानी बहलोत लोदी। तारिक मुबारक शाह की रचना किसने की? तो तारिक मुबारक शाह की रचना बहलोत लोदी। सॉरी साथियों, उसके द्वारा की गई। सुल्तान के पद के गौरव को बनाए रखने के लिए सिकंदर ने क्या क्या कदम उठाए? इनमें साथियों बहुत सारे कदम हैं, वैसे आपको गिनाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। अब देख लेते हैं इनकी चुनौतियाँ, इनके सामने कौन सी चुनौतियाँ है, क्या हुआ। चुनौतियाँ यानी कि कठिनाइयाँ। दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अगर कठिनाइयाँ पूछ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की कठिनाई हो, दिल्ली सल्तनत की चुनौतियाँ बताओ, दिल्ली सल्तनत की समस्या बताओ, ये मतलब 2-3 प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो मैं उस आधार पर बता रहा हूँ आपको कि किस आधार से प्रश्न उठ सकता है। दिल्ली सल्तनत ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। 300 वर्ष से अधिक, यानी कि इतिहासकार इस बारे में लिखते हैं अपने शब्दों में, इतिहास में ये बात लिखा रही है कि 300 वर्ष से अधिक शासन काल में सल्तनत ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, पर एक राजनीतिक शक्ति के रूप में वर्चस्व कायम रखा। क्योंकि एक वैसे जो भी सत्ता पक्ष आती है वो राजनीतिक ही होती है, तो उन्होंने वो तो बोलना ही साथ ये कि इन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, इनकी समस्या के बारे में बता रहा। तो इन्होंने 300 वर्ष से अधिक तक इन्होंने शासन किया। शासन करने के बाद में फिर इनकी राजनीतिक शक्ति में उछाला कूदा गया है, क्योंकि जिस तरीके से वो ग्राफ ऊंचे नीचे जाते हैं, जैसे ये, तो इन्होंने इनकी राजनीतिक शक्तियाँ इस तरीके से चलती रही। हम यह सल्तनत के समक्ष आज चुनौतियों को चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहली चुनौतियाँ। अपनी स्थापना के साथ ही सल्तनत मंगोल के आक्रमणकारी के निशाने पर रही है। मंगोल कोरी समूह थे जो उत्तर चीन और बाइकन झील के पूर्व के मूल निवासी थे। क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारी बार प्रश्न पूछा जाता और प्रश्न उठा भी जाता है कि स्थापना के साथ ही मंगोल कहाँ से आए थे। तो मंगोल की लाई समूह थे जो उत्तर और चीन बाइकन झील के पूर्व के मूल निवासी थे। तो ये बाइकन झील के मूल निवासी यानी विदेशी माने जाते थे। उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में 14वीं शताब्दी में साम्राज्य की स्थापना की। यानी किसके नेतृत्व में? वो उनका नेता था चंगेज खां। उन चंगेज खां के नेतृत्व में 12वीं शताब्दी यानी कि 1199 वगैरह के समथिंग से इन्होंने अपनी स्थापना कायम कर दी। 13वीं सदी के बाद ही उन्होंने भारत पर लगातार आक्रमण कर दिया। 13वीं सदी के बाद जब 12वीं सदी में वैसे भारत आने के बाद में फिर इन्होंने आक्रमण करना लगातार आरंभ कर दिया। एक नीति के अंतर्गत सुल्तान ने उन्हें प्रसन्न रखा। एक नीति थी उनकी, उस नीति के अनुसार उन्होंने सुल्तान को प्रसन्न रखा। जब प्रसन्न रखने के बाद कई बार रोका गया। बलबन तथा अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सैन्य शक्ति की मदद से उन्हें रोका गया। यानी अलाउद्दीन खिलजी, बलबन वगैरह, इनकी मदद से बहुत सारे इन अफगानों को रोका गया। रोकने के बाद में
फिर खिलजी के शासनकाल के दौरान कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल दिल्ली तक पहुंच गया। फिर मंगोल ने फिर आगे अपनी सेना को बढ़ाता रहा, मतलब शक्ति को बढ़ाता रहा, सेना को बढ़ाता रहा, फिर आगे दिल्ली तक ये पहुंच जाता है। जिस तरीके से फिर ये दिल्ली तक पहुंचता है, बहुत नुकसान भी पहुंचा है इन्होंने मंगलों द्वारा किया गया। ये अंतिम महत्वपूर्ण हमला मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तरमशील के नेतृत्व में हुआ था। सुल्तानी की शक्ति और संसाधनों का बड़ा हिस्सा माना जाता है। इन हमलों को रोकने में प्रयुक्त हुआ यह हमला सल्तनत को नष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इनके माध्यम से पहले भी हमला हुआ, पर लेकिन इन हमलों ने मंगोलों की भी ताकत आई, उस ताकत ने भी इनको पहले इतना नस्ते नाबूद नहीं किया, पर जिस तरीके से अकबर ने नस्ते नाबूद इनको कर दिया गया, उसी प्रकार से। अब देखते हैं अगला एक अन्य हमला जिसमें सुल्तान ने पूरी तरह हिलाकर रख दिया। एक अन्य यानी अंत का एक हमला इनके बीच में ऐसा भी आया। इनकी बीच बीच की स्टोरियाँ देखते हैं हम कि किस तरह की इनने आक्रमण किया जिनको पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। 1398 में तैमूर का हमला था। उस तैमूर का हमला में दिल्ली की कमज़ोर स्थिति तैमूर के आक्रमण के बाद और कमज़ोर हो गई। तैमूर तुर्कों की चगताई जाति के सरदार का पुत्र था। यानी एक जाति हुआ करती थी चगताई, उस सरदार का पुत्र हुआ करता था। जब उसने भारत पर आक्रमण किया, उस समय वह पूरे मध्य एशिया यानी बीच बीच के एशिया का सुल्तान था। भारत पर तैमूर द्वारा किया गया हमला लूटपाट वाला था। यानी लूटपाट वाला जो पहला हमला किया गया था, उस हमले के माध्यम से ये साबित होता है कि भाई यहाँ से ये इतना धन लूट लो, यहाँ से ये कर लो, वो कर लो। इनका मुख्य उद्देश्य 200 वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा एकत्र की गई दौलत को लूटना था, क्योंकि ये पहले आई थी जब दिल्ली सल्तनत के इन 200 वर्ष तक जो भी संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को इनको अर्जित करना, लूटना, किस तरीके से इनके ऊपर हमला करना, हंगामा करना। तो इन्होंने लूट मार का काम करना शुरू कर दिया और लूटते भी गए। देखते फिर आगे क्या होता है कि कमजोरियाँ मतलब किस किस कारण मतलब ये नष्ट हो गया। नसीरुद्दीन तथा उनके वजीर मुल्लम इकबाल ने हालांकि तैमूर का सामना करने के लिए कोशिश की, परंतु वे पराजित हो गए। जब इनके ऊपर आक्रमण हुए तो उन्होंने कोशिश पराजित करने की, पर लेकिन वो खुद पराजित हो गए। तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया, 15 दिन रहा, उसने कत्लेआम का आदेश दिया। तब जाके पराजित हुए जब उनके वजीर ने उनकी सामने लड़ने की कोशिश की और तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश करने के 15 दिन रहने के बाद में उसने डायरेक्ट आदेश दे दिया कि कत्लेआम करो, आप इनकी डायरेक्ट काटने लग जाओ तलवारों से, जैसे तलवार भाले परसे से जो भी लड़ते थे उस समय पे, तो आप इनका कत्लेआम करने लग जाओ। महिला बच्चों सहित बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम मारे गए। जब ये आए तो भारत छोड़ने से पूर्व तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की नींव हिला दी, क्योंकि इनका भी एक कारण माना जाता है कि तैमूर ने जब आक्रमण किया दिल्ली सल्तनत पर, तो उन दिल्ली सल्तनत की एक नींव यानी जो नींव बनी हुई थी उनको हिला दी। जिस तरीके से बाबर ने हिलाई, पर वो हिला नहीं पाया पूर्ण रूप से। ये उनका एक कमजोरी का एक कारण ये बनता है। अगला कारण यह बनता है कि दिल्ली सल्तनत ने पंजाब से नियंत्रण खो दिया। जब उनका पंजाब में शासन था तो पंजाब में भी खो दिया। तैमूर ने मुल्तान के शासक के रूप में खिजर खान को नियुक्त किया गया, अब जिसका नियंत्रण पंजाब पर भी था। तुगलक वंश के पतन के पश्चात उसने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। सैयद वंश की नींव डाली।
क्योंकि तुगलक वंश का जब पतन हो गया था उसके बाद में दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित करना था। अब सैयद वंश की नींव डली गई। कुलीन वर्ग की आपसा जंग यानी आपसी जंग। जो कुलीन वर्ग था यानी ये एक राजा है, इस राजा के बाद में छोटी छोटी टुकड़ियाँ हुआ करती थी। इनकी जंग किस तरीके से मचती है देखते हैं। 300 वर्ष के बाद 300 वर्ष दिल्ली सल्तनत के युग में 5 वंशों का शासन देखा गया। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में इन्होंने 300 वर्ष तक शासन किया। 300 वर्ष तक शासन के अंदर 5 वंशों का शासन देखा गया। ये यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव उठा जाता है 100%। 300 वर्षीय दिल्ली सल्तनत के युग में कितने वंशों का शासन देखा जाता है या कितने वंश द्वारा शासन किया गया, तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका 5। इन वंशों के परिवर्तन तथा शासकों के सत्ताच्युत होने में मुख्य भूमिका सुल्तान तथा कुलीनों यानी अमीरों के संघर्ष से निभाई। ऐबक की मृत्यु के तुरंत बाद ही वे उत्तराधिकारी के मुद्दे पर उलझे। अनंत इल्तुतमिश विजेता बनकर ये क्या था, ये विजेता बन चुका। अब भाई ये विजेता बन चुका तो इल्तुतमिश ने वफायदा उम्रों का समूह बनाया जिसमें तुर्क ए चलगिरी यानी 40 कहा जाता था। इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत 40 समूह के कुछ सदस्य इन्होंने एक समूह बनाया। उस समूह के माध्यम से प्रिय पुत्री को सुल्तान बनाने की फिराक में लग गए। वो जो 40 समूह बनाए थे उनकी पुत्री को सुल्तान बनाने की फिक्र में लग गए। 10 वर्षों में 5 सुल्तान बदले गए, क्योंकि 10 साल में 5 सुल्तान बदले गए। इसके पश्चात जिस सुल्तान ने शासन किया वह नसीरुद्दीन महमूद था, जिसने लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। बलबन कार्यकारी सुल्तान था, क्योंकि बलबन एक अच्छा ईमानदार और कार्यकारी सुल्तान था कि ये कार्य संभाल सकता है। यही बलबन नसीरुद्दीन मृत्यु के पश्चात सुल्तान बना। जो बलबन नसीरुद्दीन की जब नसीरुद्दीन की मृत्यु हुई उसकी मृत्यु होने के बाद में ये सुल्तान बना। जिस प्रकार से फिर ये सुल्तान बना, हर शक्तिशाली शासक मृत्यु के पश्चात समान घटना हुई, क्योंकि ये घटना वैसे चलती आ रही थी। एक शासक मरता है जब उसके ऊपर कोई आक्रमण करता है या फिर वो आक्रमण में मर जाता है तो उसके बाद में उसका बेटा या फिर उसका कोई भी परिवार वंशज सुल्तान बनता है या फिर उनको सुल्तान बनाया जाता है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक इत्यादि उत्तराधिकारी का कोई निश्चित समय न होने की वजह से हर शक्तिशाली अमीर अपने पसंद के उत्तराधिकारी को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न करता था, क्योंकि उनके जो आसपास के वो अफगान यानी कुलीन वर्ग हुआ करता था, उनकी सोच ये थी कि भाई हम इनको बनाएं, पर उनकी सोच के अनुसार शासक नहीं बना और गद्दी पर बैठने का वो प्रयत्न करता रहा। अनंत बहलोत लोदी के सिंहासन के साथ अफगान ने सुल्तान पद की दौड़ से तुर्कों को बाहर कर दिया। ये भी कहा जाता है जब बहलोत लोदी सिंहासन पे विराजमान हुआ उसके बाद में अफगानों ने सुल्तान पद की दौड़, जो सुल्तान भी बनना चाह रहा था कि भाई हम भी शासक बने, वो भी उनका शासन नियुक्त करना चाहता था कि इनको किस तरीके से हटाया जाए कुलीन वर्ग। तो उन्होंने उनके पद तुर्कों को बाहर कर दिया। अब तुर्कों को बाहर कर दिया, अफगानों को अपने पक्ष में ले लिया, यानी उनके ही प्रांत की शक्तियाँ क्या रही उनके शासनकाल में। संघर्ष तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रांतीय प्रमुखों स्वतंत्रता का झंडा बुलंद करना था। परिणाम स्वरूप कई स्वतंत्र तुर्क और अफगान शक्तियाँ का उदय हुआ। ऐसे प्रदेशों में मुख्य थे बंगाल, जौनपुर, मालवा यानी मध्य प्रदेश, दक्कन, बहमानी राज्य। ये प्रदेश दिल्ली सल्तनत के साथ युद्धरत करते थे, क्योंकि
वो इनके ऊपर कब्जा करने की सोच रखते थे, तो ये इनके ऊपर युद्ध रद्द की घोषणा करते थे। इस प्रक्रिया ने दिल्ली सल्तनत को दुर्बल बनाया। ये भी सही है। चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे ये है भारतीय सैनिकों के विद्रोह। अब भारतीय कारण ये बनता है इनका पतन होने का कि भारतीय सैनिक भी इनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि तुम यहाँ से कब जाओ और हम हमारी स्वतंत्रता को वापस लौटाकर हम यहाँ का राजा बने और तुम यहाँ से हटो। इसलिए भारतीय सैन्य शासकों का भी दबाव बना रहा। सुल्तानों को भारतीय शासकों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। राजपूताना के राजपूत सरदार मेवाड़, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल, देवगिर दक्कन तथा दक्षिण में मालाबार, दार का राजा, मध्य भारत में मालवा, यानी ये ग्वालियर, इंदौर, इस तरफ उड़ीसा में जाजनगर तथा कई अनेक छोटे प्रांत प्रमुख लगातार पराजयों के पश्चात भी सल्तनत के साथ संघर्ष करते थे, क्योंकि भारतीय लोग ये चाह रहे थे कि भाई इनको लड़कर या फिर इन विद्रोहियों का सामना कर कर इनको हराकर कब यहाँ से वापस लौटाया जाए। इन सभी संघर्षों ने सल्तनत को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि जो उनकी नींव थी उस नींव को हिलाकर रख दी। क्योंकि आप कुर्सी पर बैठने वाले नहीं बन सकते, तो कुर्सी को हिलाने वाले ज़रूर बन जाना। तो इस तरीके से भारत के जो शासक थे वो भी इनके विरोध में खड़े उतर चुके थे। इन्हें वो भी एक कमजोरी का एक कारण बनता था। खिलजी तथा तुगलक वंश के शासन के उपरांत सल्तनत की स्थिति कमज़ोर होती चली गई। अतः 1526 में बाबर ने निर्णायक आक्रमण करके इसका अंत करवा डाला। अब एक अधिक संगठित मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ। जब बाबर अपनी सत्ता पर आया 1526 निर्णायक आक्रमण करने के बाद में, तो वो एक संगठित साम्राज्य माना जाता था। उसने 200 वर्षों तक शासन किया। देखते इसने किस तरीके से 200 वर्षों तक शासन किया था, पर इनकी कमियां तो पढ़ लेते हैं। वैसे इसकी चर्चा हमें अपने अगले पाठ मुगल शासनकाल से करेंगे कि मुगल शासनकाल पर चर्चा करने से पूर्व, जब अपन मुगल शासनकाल पर चर्चा करेंगे उसके पहले इनकी शक्तियों को भी जानना आवश्यक होता है कि जब पूरे ख़त्म ही हो चुके, पूरी रामायण देख ली, तो फिर पूछेंगे कि श्री राम कौन थे। तो इसलिए हमको इनकी शक्तियाँ और इनकी कमजोरियाँ सब देखना पड़ेगा। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। जब हर एक क्षेत्र की शक्ति उदय होने लगी, क्षेत्र में कि मेरे क्षेत्र में मैं इनके साथ में स्थानीय, यानी कि उनको आप बोल सकते हो स्थानीय। आप पढ़ चुके कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल से ही दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो चुका था। क्योंकि जब मोहम्मद तुगलक के शासनकाल से ही दिल्ली सल्तनत का विघटन हो चुका था, हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। क्योंकि उनका मन था कि भाई मैं यहाँ का राजा बनूं, इस पर शासन करूं, तो उनका वो परिणाम सफल ना हो सका। इस अवधि के दौरान कुछ प्राचीन यानी पुराने शक्तियाँ ने खुद सल्तनत के शासनकाल में स्वतंत्र घोषित कर दिया। उनने खुद ने बोल दी कि ये स्वतंत्र। तो ये भी उनका एक निष्कासित साम्राज्य होने का एक अनुमान लगाया जा सकता है। इनको एक पॉइंट ऐड किया जाता है, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। अब देखते हैं जौनपुर। दिल्ली सल्तनत के पूर्वी भूभाग का एक प्रमुख समृद्ध शक्तिशाली जौनपुर था। यानी दिल्ली सल्तनत पूर्व भाग का ये भी एक शक्तिशाली और समृद्ध था। मलिक सरवर जौनपुर का शासक था। अब ये भी पूछा जाता है कि
मलिक सरवर जौनपुर का शासक कौन था? तो जौनपुर का शासक मलिक सरवर था। अब ये एक मतलब ये एक शासक था और ये एक शक्तिशाली था, पावरफुल था। वहीं कन्नौज, कारा, अवधी, संदीप, दालमऊ, बहराइच, बिहार, त्रिहुट का भी शासक बन बैठा। हालांकि उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने उसकी शरंगी वंश की नींव रखी। तो उनने एक उनके वंश की नींव रखी, शरंगी वंश की। सन 1399 में मलिक सरवरकर की मृत्यु के पश्चात जब 1399 में मलिक सरवर की मृत्यु होगी, उसके पश्चात उसका गोद लिया पुत्र मलिक करनफुल सिंहासन पर बैठा। जब सरवरकर की मृत्यु होगा के बाद में 1399 में उनकी मृत्यु, फिर उनका गोद लिया पुत्र गद्दी पर बैठा, यानी सत्ता पर सिंहासन विराजा। मुबारक शाह की उपाधि धारण करने में शरकी वंश का प्रथम सुल्तान बना हुआ मुबारक शाह जौनपुर का शासक था। क्योंकि जौनपुर का वह शासक रह चुका था पहले। कौन था? इनका पिता। इनका ये शक्तिशाली समृद्ध था। इनके पिता के बाद में इनका पुत्र करनफुल गद्दी पर बैठा। उसके बाद में फिर आगे उसी समय महमूद तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। उनने देखी कि भाई इनका पिता तो मर चुका जो अपन सामना कर रहा था, अब बेटा इनका बच्चा। दिल्ली सल्तनत महबूब इकबाल के हाथों की कठपुतली थी। देखते हैं किस तरीके से महबूब इकबाल ने जौनपुर को जीतने का प्रयास किया, वहाँ असफल रहा। क्योंकि उनने वापस उस जौनपुर के ऊपर सत्ता स्थापित करने का काम किया, पर लेकिन वहाँ जीतने में असफल रह चुका है। सन 1402 में मुबारक शाह की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई इब्राहिम शासक बना। जब 1402 के पश्चात मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है, मुबारक शाह की मृत्यु के बाद में उसका छोटा भाई शासक बना, जिसकी अवधि 34 वर्ष तक चली। क्योंकि 34 साल तक उन्होंने शासन किया गया। इब्राहिम के शासनकाल के दौरान दिल्ली जौनपुर के संबंध में मधुर नहीं थे। क्योंकि अगर इनका संबंध देखा जाए तो कि इनका दोनों का संबंध क्या था? तो इन दोनों का संबंध इब्राहिम के जब शासनकाल चल रहा था इब्राहिम लोदी का, तो इब्राहिम लोदी का 1517 से लेकर 1526 के बीच में जब इनका शासनकाल चल रहा था, उस समय दिल्ली और जौनपुर के जो संबंध मधुर नहीं थे, यानी कि अच्छे नहीं थे। यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ड्राइव, किस समय इनके संबंध मधुर थे या नहीं थे इब्राहिम लोदी। क्योंकि एग्जामिनर आपको कहीं से भी सवाल उठा सकता है, तो ये हर एक परीक्षा में आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शरकी वंश का महान शासक था, जिसके शासनकाल में जौनपुर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। क्योंकि जो उनका बच्चा बना था, सरवर का जो बच्चा बना था, उसके बाद में शरकी एक महान शासक हो चुका था उनका बच्चा भी। जब उनका बच्चा भी महान शासक होने के बाद में वो शिक्षा का केंद्र भी बन चुका था। जब शिक्षा का केंद्र बनने के बाद शासनकाल के दौरान विशेष प्रकार की स्थापत्य कला विकास हुआ, जिसमें स्थापत्य की शर की शैली कहा जाता है। इस कला जौनपुर की अटाला मस्जिद है। क्योंकि वो स्थापत्य कला की शैली उनने उनके हिसाब से मान ली थी, जौनपुर की एक अटाला मस्जिद। इब्राहिम के उत्तराधिकारी यानी कि उनके बाद में कौन बनेगा, ने चुनार के किले पर विजय पाई। कालपी को विजय करने का भी प्रयत्न किया, वह असफल रहा, असफल हो चुका है। अब असफल होने के बाद में दिल्ली आक्रमण किया। बेलोर लोदी ने उसे पराजित कर दिया। जब बेलोर लोदी ने उनको पराजित कर दिया, महमूद के पश्चात मोहम्मद शाह तथा हुसैन शाह का शासनकाल चला। 1500 में हुसैन की मृत्यु के साथ ही शरंगी का अंत हो गया। जब 1500 में हुसैन शाह की मृत्यु के साथ ही शरंगी का भी अंत हो गया। फिर देखते हैं हम कश्मीर में क्या चलता क्या नहीं चला। कश्मीर के शासक शमसुद्दीन शाह, जो 1339 ईस्वी में कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था,
ये पूछा जाता कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो कश्मीर का शमसुद्दीन शाह 1339। सन 1398 में सिकंदर गद्दी पर बैठा। ओह, कश्मीर में 1398 में। इसके बाद में वह एक शक्तिशाली तथा वीर शासक था सिकंदर। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात 1416 ईस्वी में तथा उसका पुत्र अली शाह गद्दी पर बैठा। कुछ वर्षों के उपरांत उसका भाई शाह खान जैनुल अबिद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। उसके बाद में फिर उसका भाई भी गद्दी पर बैठा। अब उसका भाई गद्दी पर बैठने के बाद में फिर जैनुल आबिदीन उदार एक बुद्धिमानी शासक था। उसने प्रत्येक समूह का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने उन सभी संघों का आह्वान किया कि जिन्हें सिकंदर ने नष्ट कर दिया, क्योंकि सिकंदर ने जिनके साथ में खिलवाड़ किया, गलत किया, उनको उनने साधने का काम किया। उसने जजिया कर को हटा दिया, गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि गौ का वध कर रहा था उस समय पे। गाय को बेचारी को मारी जा रही थी, काटी जा रही थी और ऐसा किया जा रहा था, तो उनने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैनुल आबिदीन ने कश्मीर के आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया और वहाँ फारसी, संस्कृत, तिब्बती, कश्मीरी भाषा का विद्वान था, क्योंकि वो इन भाषा को पढ़ने में बहुत अच्छा, काफ़ी रुचि रखता था। उसने महाभारत तथा राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास में फारसी अनुवाद की आज्ञा दी। जैनुल आबिदीन के उत्तराधिकारी कमज़ोर साबित हुआ। उसकी दुर्बलताओं का फ़ायदा उठाकर बाबर ने एक रिश्तेदार मिर्ज़ा हैदर ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। सन 1586 में अकबर ने कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में शामिल करवा दिया। जब अकबर ने कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में कब शामिल करवा दिया, तो ये इनका क्वेश्चन माना जाता है 1586 में। अब आगे आता है मालवा। देखते हैं हमारा प्यारा मालवा। मालवा दिल्ली सल्तनत का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र था। सन 1310 में सुल्तान अलाउद्दीन ने इसे जीता था तथा फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा बना था। 1401 में तैमूर के आक्रमण के पश्चात दिलवा खान ने दिल्ली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उतार फेंका था। उसने सुल्तान की शाही उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि उनको अफगान चाहते थे कि ये उपाधि धारण करे, पर लेकिन नहीं किया, क्योंकि मालवा भी एक ऐसा क्षेत्र था जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव को हिलाने में कामयाब किया और वो भी इन पर शासन करने के लिए उत्सुक थे। तो दिल्ली सल्तनत ने भी मालवा वाले ने भी अपनी फौज को पीछे नहीं हटने दिया। सन 1405 में दिलावर खान की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आला खान सिंहासन पर बैठा तथा होशंग शाह की उपाधि धारण की। उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। हिंदी महल, जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद भोपाल में थी, जहाज महल, मांडू स्थापत्य कला के कुछ नमूने पाए जाते हैं। होशंगा खान के पश्चात गाजी सिंहासन पर बैठा, जिसने 1436 में उसके मंत्री महमूद खान के शताच्युत कर दिया। महमूद ने शाही की उपाधि धारण की, मालवा के खिलजी वंश की स्थापना की। अब इन्होंने खिलजी वंश की तो वैसे स्थापना करी दी। खिलजी वंशी के शासनकाल में मालवा एक शक्तिशाली शासक माना जाता था। अब मालवा एक वैसे शक्तिशाली शासक माना था, समृद्ध राज्य बन गया, जिसमें परिशा के अनुसार विनम्र, बहादुर, विद्वान व्यक्ति था। महमूद के बाद उसका उत्तराधिकारी क्रमशः गयासुद्दीन नसीरुद्दीन हुआ। 1510 में महमूद द्वितीय ने गद्दी संभाली।
यहाँ पे महमूद द्वितीय ने गद्दी संभाली। गद्दी संभालने के बाद में अमीरों को दबाने के लिए वीर राजपूत मेहदी राय को बुलाया तथा उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दरबार में राजपूतों के वर्चस्व ने ईर्ष्या का माहौल का निर्माण कर दिया। गुजरात के सुल्तान ने मालवा को हराकर उसे गुजरात का एक अंग बना लिया। फिर गुजरात का अंग बनने के बाद में मालवा, फिर देखते हैं फिर गुजरात में किस तरीके से शासन व्यवस्था इनके द्वारा चलाई गई है। अब इनके द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था, गुजरात की भौगोलिक स्थिति, संपदा, उपजाऊ उर्वरता क्षमता आक्रमणकारियों को सदा ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया गया। क्योंकि जब ये गुजरात का शासक बन चुका, गुजरात का शासक बनने के बाद में इन्होंने बहुत सारी जमीन स्थिति, भौगोलिक स्थिति अपने सदा के लिए आकर्षित कर ली और अपने अंडर में कर ली। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पहला सुल्तान था, ये पहला सुल्तान माना जाता था जिसने गुजरात को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। इसके बाद यह तुर्क शासकों के ही अधीन रहा करता था। तैमूर का आक्रमण के समय जफर खां तथा उस क्षेत्र का संचालन कर रहा था। कौन कर रहा था उस समय पे? जफर खां। उसने दिल्ली के प्रति अपनी निष्ठा को छोड़ दिया। सन 1410 में वो गुजरात का स्वतंत्र शासक बन चुका था। गुजरात के शासकों में प्रमुख शासक अहमद शाह 1114 से 1441 तक रहा। उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए राजपूतों को नियंत्रण में रखा। अहमद शाह ने अहमदशहर की स्थापना की, अहमदाबाद की स्थापना की। क्योंकि अहमदाबाद की स्थापना, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है बहुत सारी एग्ज़ाम में, अहमदाबाद की स्थापना किस शासन के काल में की गई? यानी अहमद शाह एक शासक हुआ करता था, मुस्लिम शासक, तो उसने उस शासन की स्थापना की अपने साम्राज्य काल में। चौदह सौ इकतालीस में अहमद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका श्रेष्ठ पुत्र मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठा हुआ जरबख्श के नाम से जाना जाता है। 1451 में षड्यंत्रकारियों के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। जब उसका पुत्र गद्दी पर बैठा तो 1441 में, और वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, 8-9 साल के बाद में षड्यंत्रकारी ने उनकी मृत्यु कर दी। मृत्यु करने के बाद में मोहम्मद शाह के बाद 2 अयोग्य शासक बना। अब 2 अयोग्य शासकों का समय चला गया। वो 2 अयोग्य शासक थे क्योंकि उनको सत्ता चलाने का इतना कोई नॉलेज नहीं था। अमीरों ने अहमद शाह के पौत्र फतेह खान को सिंहासन पर बैठाया। इस वंश का सफलतम शासक था जिसने 52 वर्षों तक शासन किया। उसके पश्चात कई उत्तराधिकारी हुए जिनके शासनकाल में बहुत छोटे रहे। 1572 में अकबर ने गुजरात को जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। अब देखते हैं बंगाल। बंगाल पर किसका शासन रहा? बंगाल भी सदियों में ऐसा शासन हुआ करता था जिसने दिल्ली सल्तनत का सुदूर और पूर्वी क्षेत्र बंगाल था। दिल्ली सल्तनत यातायात संचार के साधनों के अभाव की वजह से इस क्षेत्र के नियंत्रण में कठिनाई आती थी, क्योंकि यहाँ पे ये यातायात और जो संचार के टेलीफोन वगैरह और आवागमन के साधन, इन साधन की वजह से बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अगर वो साधन नहीं रहेंगे तो किस तरीके से आवाजाही हो सकेगी। हालांकि बंगाल दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। जो बंगाल था वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन चुका था, तो उसके बाद में फिर उसमें आवाजाही की साधन की भी उनमें व्यवस्था की गई, परंतु कई बार उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। 12वीं सदी के अंतिम दशक में मोहम्मद बिन बकायार ने बंगाल को महमद गोरी द्वारा
विजित क्षेत्रों का एक हिस्सा बना दिया गया, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र सॉरी साथियों, टाइपिंग एरर, उत्तराधिकारी ने जनता की सहायता से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बलबन, जब बलबन सत्ता पर बैठा था, बलबन ने बंगाल को दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। बंगाल को ये बोला गया कि आप दिल्ली की अधीनता स्वीकार करो, पर अपने पुत्र बुगरार खान को वहाँ का शासक नियुक्त किया, किंतु बलबन की मृत्यु के उपरांत उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया कि मैं स्वयं, मेरा क्षेत्र घोषित है। जब वो मरने के बाद में गयासुद्दीन तुगलक, अब देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कहा। झगड़े को सुलझाने का प्रयास किया तथा बंगाल को 3 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया। लखनौती, सतगांव, सोनारगांव। महमूद बिन तुगलक ने दिल्ली की सर्वोच्चता घोषित करने का प्रयत्न किया, किंतु सुल्तान अन्य विद्रोहियों को दबाने में व्यस्त था, तो बंगाल ने खुद को दिल्ली से एक कदम अलग कर लिया, क्योंकि उसके ही पास वाले उससे समझ ही नहीं रहे, उस विद्रोहियों को दबाने की कोशिश कर रहे, आप हमको समझाने की कोशिश कर रहे, तो उसने खुद ने ही उनका क्षेत्र स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। एक अभिजात हाजी एलियंस ने बंगाल को एक पुनः सुसंगठित किया। शमशुद्दीन इराइंस के नाम से गद्दी पर बैठा। हाजी एलियास के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए फिरोज तुगलक ने बंगाल को जीतने का प्रयत्न किया, किंतु उसे असफलता ही हाथ लगी। उसने इलियास के साथ संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार दोनों राज्यों के बीच कौन सी नियंत्रण रेखा बनी। 1357 में हाजी एलियास की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर गद्दी पर बैठा, यानी सिकंदर का पिता हाजी एलियंस। उसके शासनकाल के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल को सल्तनत में मिलाने का दोबारा से प्रयास किया, किंतु वह पुनः असफल रहा। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात गयासुद्दीन आजम सिंहासन का अधिकारी बना। उसने चीन के शासक के साथ, जब चीन का शासक था, उसके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए, जिसमें संबद्ध विदेशी व्यापार को जन्म दिया। उसके पश्चात नसीरुद्दीन हाजी एलियांसी का पुत्र बंगाल का शासक बना। बंगाल का शासक बनने के बाद में शांतिपूर्ण शासन काल 17 वर्ष तक चला है। 17 वर्ष तक चले जाने के बाद में अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में बंगाल धनी तथा संपन्न प्रदेश बन गया। उसकी मृत्यु के पश्चात 1518 ईस्वी में नसीर खान सिंहासन पर नसीरुद्दीन नसरत शाह के नाम से बैठा दिया गया। सन 1338 में शेरशाह सूरी ने सुल्तान गयासुद्दीन महमूद शाह को पराजित कर बंगाल को अपना साम्राज्य का अंग बना लिया गया। तो साथियों, यहाँ पे अपना सेशन अंत समाप्त होता है। 1538 में शेरशाह सूरी ने गयासुद्दीन महमूद को पराजित कर बंगाल को अपना साम्राज्य का अंग बना लिया गया है, और यहाँ से अपना सेशन एंड होता है। अगर साथियों आपको ये वीडियो मेरा इतिहास का समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने पहले एक भाग मेरे वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, वो वीडियो देख सकते हैं। भाग 1 में मैंने जब कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासनकाल में आते हैं उस समय से मैंने इनको 2 पार्ट में कर बना रखा है। ये वीडियो है आपको बहुत परीक्षा में हेल्पफुल होने वाला है, और मेंस के लिए तो साथियों वैसे वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी कवर हो गए साथियों आपके, और जितने बड़े वीडियो देखेंगे आपको उतना ही ज़्यादा ज्ञान होगा साथियों। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले होते हैं, वो छोटे छोटे वीडियो बना देते। छोटे छोटे वीडियो में क्या है कि वैसे समझ में नहीं आते। तो साथियों आपको अगर ये मेरा वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ में अगले वीडियो की तरफ। अगला वीडियो बनेगा अपना अकबर
ने किस तरीके से अपने शासन की नींव रखी 1526 में, और उनके शासनकाल में क्या हुआ, किस तरीके से उनका साम्राज्य चला। यह मध्यकालीन यहीं पे समाप्त होते हैं, मध्यकालीन का आधा भाग, और आधे भाग में हम फिर आगे बनाएंगे पार्ट नंबर 3 इतिहास के। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।